नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात छत्तीसगढ़ की। यहाँ ईडी के छापेमारी चल रही है। जल्द ही कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला है। 7 से 8 महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि कल से कांग्रेस के 7 से ज्यादा नेताओं के यहाँ कोयला घोटाले मामले में छापे चल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल प्रवर्तन निदेशालय की 14 टीमें लगी हुई थी। ईडी सूत्र बताते हैं कि करोड़ों रुपए के लेन देन के साक्ष्य मिले हैं। वहीं आज भी सन्नी अग्रवाल के घर छापे जारी हैं, जबकि दूसरे कुछ नेताओं के घर जांच समाप्त हो चुकी है। जिन कांग्रेस नेताओं पर छापेमारी की गई उनमें से एक कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह भी हैं। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में जिनके नाम छापे में आए हैं वो हैं रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवागन, सन्नी अग्रवाल, देवेंद्र दत्त सेना, चंद्रदेव राय, विनोद तिवारी, देवेंद्र यादव। एक स्थान को छोड़कर ईडी की टीमें वापस जा चुकी हैं। सन्नी अग्रवाल के अवंती विहार स्थित मकान पर ईडी की कार्रवाई जारी है। आपको यह भी बता दें कि मामले में पहले भी 9 लोग जेल में हैं। इनमें नेता अधिकारी शामिल हैं, इनमें एक आईएएस अधिकारी भी है। ईडी के मुताबिक 2 साल में 540 करोड़ का घोटाला हुआ और 152 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। गौरतलब है कि इस 24, 25 और 26 फरवरी को यहां कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला है। इसमें करीब 15,000 लोग पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के यहां कल कार्रवाई हुई, सभी इंतजामों में ये लोग लगे हुए थे। साथ ही इस साल अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में ट्वीट भी किया है। और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, लाख हो रोकने की कोशिशें, हम सफल होंगे। सच के आगे इनके सब षड्यंत्र विफल होंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे। महाधिवेशन कांग्रेस के लिए तो ऐतिहासिक है ही। इसकी सफलता भाजपा की आसानी से वो भुला नहीं पाएगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बघेल जी, समय निकालने के लिए। बहुत अहम समय आपके राज्य में छापेमारी हुई है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि चिंतित होंगे आप, जिस तरह से कल से छापेमारी हुई। ईडी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कई चीजें जब्त भी हुई हैं, सबूत भी मिले। देखिए, ये तो अपेक्षित है कि बिना विघ्न बाधा के ये कार्यक्रम सफल हो जाए या कार्यक्रम संपन्न हो जाए। और हम लोग उम्मीद कर ही रहे थे कि अधिवेशन नजदीक आ रहा है और ईडी सक्रिय होगी, और हुआ भी यही। ईडी सक्रिय हुई, सभी नेताओं के यहाँ छापे डाले गए, मिला कुछ नहीं है। गए थे जिनके घरों में, कुछ घरों में चेक किए, खंगाले, देखे, कुछ मिला नहीं और फिर वापस आ गए। ये स्थिति, ये खाना पूर्ति थी केवल कि पार्टी को बदनाम करना। और यदि वो छापेमारी में कुछ मिला है तो उनके प्रेस नोट आ जाना चाहिए था कि उनके पास जिन नेताओं के घर में छापे डाले उसमें कितने 100 करोड़ रुपया मिले, 2000 करोड़ मिले, कितना मिला, ये बता देते। कुछ तो मिला नहीं है और नहीं मिलने के कारण से वो खाली हाथ लौटे हैं। तो कुल मिलाकर उद्देश्य ये ईडी की जो कार्रवाई है वो साफ साफ है कि जो राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में हो रहा है उसे किस प्रकार से रोका जाए या कांग्रेस को किस प्रकार से घेरा जाए या उसमें किस प्रकार से बाधा डाली जाए, ये इनका मुख्य उद्देश्य था, जिसमें बुरी तरह से असफल हुए। बघेल जी, अब क्या कारण फिर आप देख रहे हैं? आप सिर्फ महाधिवेशन, क्योंकि इस राज्य में चुनाव भी होने वाले हैं और जो लोग जिनके यहाँ छापे डाले गए हैं वो बहुत करीब बताए जा रहे हैं आपके, और आपके लिए इसलिए मैं पूछी थी, चिंता की बात है, 9 लोग पहले ही हिरासत में। जितने छापे डाले जाते हैं वो सबको मेरे ही करीब बताए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सारे लोग मेरे करीबी हैं। 3.25 करोड़ जनता है और अभी विधानसभा में 90 में से 71 सीट हम जीते हैं। तो समझ लिए कितने, मतलब 3/4 से क्या 80% से अधिक सीटों में हमारे कांग्रेस जीती है। इसका मतलब ये है कि 80% लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। तो ये सारे लोग तो अपने हुए, केवल भारतीय जनता पार्टी के जो मुट्ठी भर जो लोग हैं उसको छोड़ दीजिए तो सारे लोग मेरे अपने हैं।
तो जो भी कार्रवाई होगी तो सब मेरे अपने करीबी ही कहे जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये कब तक रहेंगे, वो बात बिल्कुल तय है कि इनका जिस प्रकार से जब जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां ये सारे सेंट्रल एजेंसी सक्रिय हो जाते हैं, और जैसे चुनाव संपन्न होता है वो वहां से छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ स्थायी रूप से किराए का मकान लेके रहना शुरू कर दिए। उनको तो इतनी भी छूट मिल गई कि भाई अपने परिवार के साथ यहाँ रह सकते हैं, जो अधिकारी यहाँ जिनको पोस्टिंग मिली है, क्योंकि उनको छुट्टी भी नहीं मिल रही है, और बड़े बड़े अधिकारी केवल छत्तीसगढ़ में। तो स्थिति तो यही है कि चुनाव तक के जाने वाले नहीं है। अब एक कहा यह भी जा रहा है कि जिन लोगों पर कल और आज छापे पड़े हैं वो लोग महाधिवेशन की तैयारी में लगे हुए थे, और जिस तरह से आपने कहा सभी आपके करीबी हैं, लेकिन तमाम इंतजाम ये लोग करते हैं। रामगोपाल अग्रवाल का भी कहा जा रहा था, तो महाधिवेशन की तैयारी में इसका असर पड़ रहा होगा। देखिए, तैयारी में तो सब लोग लगे हुए हैं, सारे हमारे पार्टी के पदाधिकारी, मिनिस्टर्स, एमएलए, वो सब लोग लगे हैं। उसमें रामगोपाल अग्रवाल जी, गिरीश देवांगन जी, ये लोग भी लगे थे। इनकी भी अलग अलग ड्यूटी दी गई है। हमारे मतलब 13 कमेटियां बनी हैं, वो सब कमेटी के अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, और सब लोग काम कर रहे हैं। तो कोशिश इनकी यही थी कि ये इनके यहाँ छापा डालेंगे तो ये सब बाधित हो जाएंगे। पता नहीं कौन सूचना देता है, क्या इनकी इंफॉर्मेशन है, और उस आधार पे कार्रवाई करते हैं। सोचते हैं कि इनके यहाँ छापा डालेंगे तो सब काम रुक जाएगा। कोई भी पार्टी हो, कोई एक व्यक्ति के भरोसे तो नहीं चलता ना। आप संतुष्ट हैं कि कुछ ऐसा गंभीर सबूत नहीं मिलेगा? आपका ये विचार है? ये सब फर्जी इन लोगों का प्रमाण है, और यदि इनके पास ठोस सबूत रहते तो अभी तक कार्रवाई कर चुके होते। जून महीने की कार्रवाई है, और जून से लेके आज तक के मतलब ये 8वां महीना है। 8 महीने में ये लोग समेट नहीं पाए हैं जांच को। तो इनका उद्देश्य जांच करना नहीं है, इनका उद्देश्य ये है कि तलवार लटकाए रखना है, और समय समय में जब ऊपर से आकाओं के आदेश हो तो वहां जाके कार्रवाई करके बताया कि हमने कार्रवाई कर दी, और फिर सूत्रों से पता चला कि यहाँ इतना मिला, वहां इतना मिला। इस प्रकार से बात करके ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि यदि ईडी पास सही सबूत होता तो ये सारे जो गवाह हैं उनसे मारपीट नहीं करते, उसे अपमानित नहीं करते। जो सम्मानित लोग हैं उसको भी जमीन में बिठाएंगे, उसको भोजन नहीं देंगे, भोजन दिए तो पानी नहीं देंगे, रात रात भर जगाएंगे, राड से पीटेंगे, मारपीट करेंगे। ये 3rd डिग्री का उपयोग ईडी करने लगी है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है। इसके पहले ईडी इस प्रकार से कार्रवाई नहीं करती थी। अब मजबूरी ये है कि इनको अपने साक्ष्य जुटाना है, उनको भी ड्यूटी करना है। तो ये स्थिति ये है कि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं है, और क्योंकि इनको अधिकार मिला हुआ कि जेल में डाल सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग इसमें न्यायालय जाने के बारे में निर्णय लिया है कि ये अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता किसी भी सरकार को चुनती है और उन्हें अधिकार संपन्न बनाती है। अधिकार संपन्न इसलिए बनाती है कि देश है, प्रदेश है, वो सही दिशा में चले। इसका अर्थ कतई नहीं है कि अपने सत्ता के दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को तंग करना, उसे फंसाना, उसे जेल में डालना, प्रताड़ित करना, ये उद्देश्य नहीं होता। जो अभी कार्रवाई हो रही है उसे जनता पसंद नहीं कर रही, थू थू कर रही है। बघेल जी, क्या ये भी है कि निशाना आप है, क्योंकि आप बहुत सफल प्रभारी हैं कांग्रेस के। हिमाचल प्रदेश में आपने जीत दिलाई, आप वहां के प्रभारी थे। भारत जोड़ो यात्रा में आप और 1-2 और मुख्यमंत्री हैं जो डटे रहे, लगे रहे, और जो पूरी क्रियान्वयन है कांग्रेस की जो मशीनरी है वो लोग आप ही लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं एक तरह से। आप कैसे देख रहे हैं? मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसे एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति चलाए। हाँ, ये बात सही है। पार्टी जो निर्देश देती है, जो जिम्मेदारी देती है, उसका मैं निर्वहन करता हूँ। ये बात सही है कि चाहे कोई भी काम दे मुझे
मेरी कोशिश होती है कि उसे ईमानदारी पूर्वक करूं, और उसमें सफलता मिले ना मिले एक अलग बात है, वो तो जनता के हाथ में है, लेकिन मेरी कोशिश ईमानदार होती है कि मैं ईमानदारी से काम करूं ताकि पार्टी को सफलता मिले। आखिरी सवाल आपसे भूपेश जी ये कि कांग्रेस को आप महाधिवेशन तो कर रहे हैं, उसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से और किस तरह से जो कार्यकर्ताओं में जोश बना था वो बना रहेगा? क्योंकि अब देखिए विपक्षी एकता की बात हो रही है, नीतीश कुमार संदेश भेज रहे हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? 2024 से पहले छत्तीसगढ़ में तो चुनाव है, लेकिन सक्रिय किस तरह से होगी कांग्रेस? देखिए 30 जनवरी को ही भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ और 26 जनवरी से ही हमारे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरे देश में चल रहा है और हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। और तीसरा अब ये है कि ये जो राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में जो हो रहा है उसमें एक रोड मैप बनेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के, चाहे कर्नाटक हो, उसके बाद जो अक्टूबर नवंबर में जिन राज्यों में चुनाव है जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव 2024 का है। तो ये रोड मैप तो बनेगा कि हम लोग किस दिशा में कैसे हम लोग जाएंगे चुनाव में। निश्चित रूप से इस दिशा में चर्चा होगी। बिल्कुल। भूपेश बघेल आप हमारे साथ जुड़े, आपने खुलकर बताया इन ईडी सर्चेस के बारे में, आपने कहा किस तरह से 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। और देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर पर जो आज दिन भर चर्चा में रही है उस पर गौर करते हैं। मशहूर लेखक गीतकार जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के कार्यक्रम में शरीक होकर खरी खरी अपने मन की साफ वहां पे रख दी। जावेद अख्तर पाकिस्तान के लाहौर में फैज़ फेस्टिवल 2023 के लिए गए हुए थे और वहां लोगों के बीच बात बात में पाकिस्तान को उन्होंने आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि हमने मेहंदी हसन, नुसरत फतेह अली खान के कई कार्यक्रम किए, आपने लता मंगेशकर को नहीं बुलाया। उन्होंने ये भी कहा कि 26/11 हमले का जिक्र करते हुए कि हम तो बंबई के हैं, हमारे शहर में हमला करने वाले नॉर्वे या इजिप्ट से नहीं आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि ये शिकायत अगर हिंदुस्तान के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। आइए सुनते हैं जावेद साहब को। फैज साहब आए थे तो ऐसा लगता था किसी स्टेट का हेड आया हुआ है। आगे पीछे तो गाड़ियां चल रही होती थी, वो सायरन देती हुई, और जब आते थे तो गवर्नर हाउस में ठहरते थे। वहां का कोई टेलीविजन नहीं था जिसने उन्हें कहा अब तो आपके यहाँ प्राइवेट चैनल आ गए। पीटीवी पे तो कोई हिंदुस्तानी जा नहीं सकता था। कोई साहिर का, कभी कैफी का, कभी सरदार जाफरी का इंटरव्यू देखा आपने पीटीवी पे, हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ हुआ। तो ये जो बंदिश है कम्युनिकेशन पे और कहीं कोशिश है कि लोग एक दूसरे को जान ना सके, ये माफ कीजिएगा दोनों तरफ से, और शायद थोड़ी सी आपके यहाँ ज्यादा है, अब कम हो रही है, मुझे खुशी है। तो ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। और इस बात पर एक बहुत अहम गेस्ट हमारे साथ हैं, उज्जवल निकम जी, वरिष्ठ वकील हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल जी, आप जावेद अख्तर के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो 26/11 का पूरा मामला था वो आपकी देखरेख में हुआ। उन्होंने पाकिस्तान जाके कार्यक्रम में जाकर जिस तरह से शब्दों के तो वो हैं ही जादूगर, लेकिन अपनी बात रखी, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? निधि जी, मैं पहले तो जावेद जी का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि पाकिस्तान में जाके एक हमारे मुस्लिम भाई ने बड़े कड़ी शब्दों में पाकिस्तान को जो सुनाए हैं, वो हमारे यहां हर कोई मुसलमान व्यक्ति ने ये देखना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रेम क्या होता है। और इसीलिए ने जावेद साहब ने जो बड़ा दिल दिखाया, मैं उनका बहुत कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूं।
और ये निधि जी, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जिन्होंने बंबई पे हमले की साजिश की, वो साजिश करता हाफिज सईद हो, झकीउर रहमान लखवी हो, अभी भी वो मुक्त से पाकिस्तान में घूम रहे। कसाब को फांसी देने के बाद मैं खुद इस्लामाबाद गया था, इंडियन गवर्नमेंट का डेलीगेशन 4 लोगों का मैं गया था। वहां पाकिस्तान के अधिकारियों के सामने हमने ये बड़ी बात कह दी थी कि भाई आपने क्या किया। अजमल कसाब एक फॉरेन टेररिस्ट होने के बावजूद हमने उसे भारत सरकार से 2 वकील लगाए थे उसके बचाव के लिए। बंबई के वकील थे, नामचीन वकील थे, और सरकार की तरफ से मैं केस चला रहा था। उसी वक्त हमने कोर्ट को दरखास्त की और महाराष्ट्र सरकार को हमने दरखास्त की थी कि अजमल कसाब को वकील की मांग कर रहा है तो लीगल एड उसको नहीं दिया जाए, उसको बड़े वकील देना चाहिए, और ये ट्रायल पूरी ओपन ट्रायल होनी चाहिए। पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान से किस तरह से लश्कर को मदद की जाती है, लश्कर तोयबा को मदद की जाती है। और इसलिए आज जावेद साहब ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि हर कोई पाकिस्तान के मुस्लिम व्यक्ति ने यह देखना चाहिए किस तरह से कड़वाहट पैदा होती है। उसने दूसरी भी, जावेद साहब ने एक दूसरी भी अच्छी बात कही है कि हमारे देश में भी जो कड़वाहट जो चालू है, जो कुछ लोग कड़वाहट की वजह बन रहे हैं, उन्होंने भी सोचना चाहिए कि कड़वाहट से कोई फायदा नहीं होता है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारा देश में स्वातंत्र के लिए हर कोई, मुस्लिम ने भी, हिंदू ने भी, क्रिश्चियन ने भी कुछ ऐसे एफर्ट्स किए थे जिसका हमें देश को, हर कोई नागरिक को पता है। इसलिए जावेद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। सिर्फ आपने वहां बिरयानी पर नहीं ताव मारा, तो आपने वहां उन लोगों को भी समझाया कि देखो आप लोगों से किस तरह से कड़वाहट पैदा होती है। उससे पाकिस्तान का आम आदमी और इंडिया का आम आदमी का कोई झगड़ा नहीं है, एक मुल्क के आदमी है। फिर भी पाकिस्तान में जो कड़वाहट पैदा की जाती है, उसको पाकिस्तान के रूलर्स ने सोचना चाहिए। यह बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आज जावेद साहब ने दिया है। बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी निकम सर कि एक तो बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि वो एक फेस्टिवल कविता के उसमें गए थे, वहां पर जाकर इस तरह की बात कहना, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी, उन्होंने यहाँ के माहौल का भी जिक्र एक तरह से किया और वहाँ की भी बात उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने जो ये बात वहाँ पे रखी, ये बहुत ही हिम्मत की बात है जो लोग अमूमन नहीं दिखा पाते हैं, वो उन्होंने वहां जाकर कर दिखाया। बिल्कुल निधि जी, ये बिल्कुल सही है जो उन्होंने आज जिगरबाज दिखाया है। कई लोग ऐसे हैं कि डरते हैं, और उन्होंने आज पाकिस्तान को कड़े शब्दों में सुनवाया। और पाकिस्तान ने सोचना चाहिए कि हर कोई हमारे इंडियन मुस्लिम इस प्रकार से राष्ट्र से प्रेरित है। और मुझे लगता है कि जब हमने डेविड हेडली की गवाही ली थी, क्योंकि पाकिस्तान में जब मैं इस्लामाबाद गया था तो पाकिस्तान के तरफ से सबूत मांगे थे। क्या सबूत है? बोले इंडिया के पास 26/11 के बारे में पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान लश्कर तोयबा को मदद करता है। इसलिए हमने डेविड हेडली की मैंने गवाही वीडियो लिंक से ली थी बंबई में, और डेविड हेडली ने लश्कर तोयबा और आईएसआई की साठगांठ किस प्रकार की है, ये पूरा सबूत दिया था। फिर भी अभी पाकिस्तान से उधर कुछ उनके खिलाफ एक कार्रवाई नहीं हो रही है। और इस बैकग्राउंड पे जावेद अख्तर जी ने जो बड़ा एक साहस दिखाया है, मुझे लगता है कि यह साहस हर कोई मुस्लिम व्यक्ति ने भी सोचना चाहिए, कि हमारे देश के मुस्लिम व्यक्ति ने सोचना चाहिए कि देखिए किस तरह से माहौल पाकिस्तान की तरफ से बिगड़ा जाता है, और वो जो प्रचार करते हैं उसमें हम किस प्रकार के फंस जाते हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा मिसाल आज जावेद साहब ने दिया है। बिल्कुल उज्जवल निगम, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अच्छी बात कही कि जो आम आवाम है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भड़काया जाता है दोनों तरफ से। तो हम सब लोगों को समझना चाहिए और वाकई में स्वागत करना चाहिए जिस तरह से जावेद अख्तर साहब ने देश के मन की बात एक तरह से पाकिस्तान में जाकर कही है। तो हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में, और आगे बात करेंगे भिवानी मामले की। जुनैद नासिर हत्या मामले में क्या आरोपी पुलिस के करीबी थे? क्या हरियाणा की पंचायत आरोपियों को बचाना चाहती है? एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बने रहिए देश की बात के साथ।
गौ तस्करी के शक में जुनैद और नासिर को जिन लोगों ने अगवा किया और मारने के बाद जला दिया वो लोग हरियाणा पुलिस के करीबी थे और उनके लिए मुखबरी का काम करते थे। ये बात एनडीटीवी को मिले दस्तावेजों से साबित हो रही है। हैरानी की बात यह कि इस मामले के एक अहम आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत हुई है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एनडीटीवी के पास इस साल जनवरी और फरवरी महीने में दर्ज ऐसी 5 एफआईआर की कॉपीज हैं जिनमें हरियाणा पुलिस ने जुनैद और नासिर की हत्या के 3 आरोपियों रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला, श्रीकांत को अपना मुखबिर बताया है। जनवरी में दर्ज इस एफआईआर के मुताबिक जुनैद और नासिर के हत्या के आरोपी लोकेश सिंगला से मिली जानकारी के आधार पर हरियाणा पुलिस लोकेश सिंगला को साथ में लेकर गौ तस्करों पर छापेमारी करने गई थी। ये भी हमें जानकारी मिली है अपने सूत्रों से कि लोकेश, रिंकू सैनी जो कि अभी राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में है, अनिल और जो बाकी हत्या के आरोपी हैं ये हरियाणा पुलिस के साथ गौ तस्करों के खिलाफ हो रही छापेमारी में साथ जाते थे, हरियाणा पुलिस की गाड़ी में बैठ करके जाते थे। पुलिस में हमारे सूत्र में मानते भी हैं कि इनकी मुखबिरी पर कई गिरफ्तारियां भी की हैं जो कि गिरफ्तारियां सही भी थी और ये लोग रात में ऑपरेट करते थे। लगातार ये जो रिंकू हैं, ये लोकेश है, ये सब फिरोजपुर झीरका थाने में तैनात हरियाणा पुलिस कर्मियों से संपर्क में रहते थे, इनसे फोन पर बात करते थे। सूत्रों की माने तो हत्या के आरोपी हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर गौ तस्करों को पकड़ने का काम करते थे। सूत्रों के मुताबिक 15 तारीख की सुबह रिंकू, लोकेश, अनिल ने गौ तस्करी के शक में जुनैद और नासिर का अपहरण किया। जुनैद और नासिर को बेरहमी से पीटा। पीटने के बाद घायल हो चुके जुनैद और नासिर को हरियाणा के फिरोजपुर झीरका थाने ले गए। थाने में पुलिस वालों ने जुनैद और नासिर की हालत देख आरोपियों को वहां से ले जाने के लिए कहा। पिटाई से बुरी तरह घायल जुनैद और नासिर की मौत हो जाती है। दोनों के शवों को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी 250 किलोमीटर दूर भिवानी में शवों को बोलेरो के साथ जला देते हैं। राजस्थान पुलिस के सूत्रों की माने चूंकि इन आरोपियों को फिरोजपुर झीरका में तैनात पुलिसकर्मी जानते थे, इसलिए ना ही उन्होंने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया और ना ही जुनैद और नासिर को अस्पताल भेजा। उन्हें लगा कि अगर जुनैद नासिर को अस्पताल भेजेंगे तो पुलिस वालों की भूमिका संदिग्ध हो जाएगी और साथ ही साथ जो आरोपी हैं जिनसे हरियाणा पुलिस वालों की जान पहचान थी वो भी पकड़ जाएंगे। वहीं हत्याकांड के आरोपी मोनू यादव के समर्थन में मानेसर में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि गांव-गांव जाकर मोनू के समर्थन में महापंचायत की जाएंगी और ये भी मांग की गई कि इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए जाए। मानेसर और मेवात से सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात महंगे होते दूध की। दूध, घी और मक्खन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 20 साल में पहली बार दूध की महंगाई दर सामान्य महंगाई दर से ऊपर जा रही है। दूध के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, देखिए खास रिपोर्ट। दूध के दाम बीते 1 साल के भीतर 10 रुपए बढ़ गए हैं। इसका असर मक्खन और घी पर भी पड़ा है। दूध की महंगाई दर जहां इस वक्त करीब 5% है, वहीं मक्खन और घी के दाम 18% तक बढ़े हैं। इसी के चलते देश भर की दूध कंपनियों और फेडरेशन के साथ एक बैठक करके सरकार दूध की कीमतों को स्थिर करने में जुटी है। हाल के आंकड़े दिखाते हैं कि दूध की खरीद 2.5% घटी है, जबकि मांग 10% बढ़ी है। हमारा फ्लश सीजन अभी चल रहा है और ओवरऑल प्रोक्योरमेंट जो कोऑपरेटिव सेक्टर कर रहा है उसमें ज़्यादा कोई डिक्लाइन नहीं हुआ है, करीब 2.5% का डिक्लाइन है। लेकिन जो डिमांड है, जो उनका सेल है, वो करीब 10% बढ़ा है और वो मुख्य कारण है कि थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर मिल्क में लोगों को दिख रहा है। हालांकि पशुपालन मंत्रालय दूध की खरीद कम होने को मौसमी बता रहा है। मंत्रालय का मानना है कि दूध के दाम 2 वजह से बढ़े हैं। कोविड के दौरान दूध काफी सस्ता बिका, जिससे मांग और आपूर्ति की चेन प्रभावित हुई। दूसरा कारण यह है कि हाल के दिनों में चारा करीब 25% तक महंगा हुआ है। कोविड के समय जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे डेयरी सेक्टर में वो कम हो गए थे, क्योंकि उस टाइम में एक ओवर सप्लाई का सिचुएशन आ गया था ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। अब कोविड के बाद जो ओपनिंग हुई उसके दौरान काफ़ी डिमांड बढ़ी और सप्लाई
उस लेवल तक उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। उसके मेन कारण दो हैं, एक तो फॉडर प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और दूसरा आपको मालूम होगा कि जो भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर है ये एक यूनिक सेक्टर है जिसमें कंज्यूमर प्राइस का 70% फार्मर्स को जाता है। बाकी अगर हम ग्लोबली देखें विश्व में 30 to 40% से ज़्यादा नहीं जाता है फार्मर्स को। पशुपालकों को राहत पहुंचाने के लिए अब सरकार चारे की खेती का रकबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि दूध महंगा होने से रोका जा सके। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे बेंगलुरु। वहां पर बिगड़ते ट्रैफिक सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जा रहा है बताएंगे। और अब बात करते हैं बेंगलुरु की। जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी टॉमटॉम ने बेंगलुरु को लंदन के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा शहर बताया है जहां 10 किलोमीटर का सफर तय करने में 30 मिनट लग जाते हैं, जबकि लंदन में 36 मिनट। हालात बिगड़ते देख सरकार ने शहर में ट्रैफिक पुलिस की संरचना बदली। अब ट्रैफिक बेंगलुरु में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। बेंगलुरु में जिस तरफ नजर आप दौड़ाएं बस दो चीजें ही दिखेंगी आपको, कंक्रीट का जंगल या चारकोल की सड़कें पर खड़ी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, और इनके बीच एम्बुलेंस में जिंदगी और मौत के बीच झूलते लोग। वजह 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस शहर में 1 करोड़ 70 लाख गाड़ियां हैं, और यानी लगभग हर शख्स के पास गाड़ी है ही। हालात बेकाबू हो रहे हैं। सरकार ने सिटी पुलिसिंग से ट्रैफिक पुलिस को अलग कर दिया है। एडीजीपी सलीम की निगरानी में नई टीम ने काम संभाल लिया है। अब ये काम रंग ला रहा है, और जिस हवाई अड्डे तक पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे वहां अब 1 घंटे से कम समय में लोग पहुंच रहे हैं। भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल लेन देन अब आसान हो गया है। भारत के यूपीआई से सिंगापुर का पे नाउ लिंक हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया। इससे सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों को काफी आसानी होगी, जिनके छात्र और व्यवसाय से जुड़े लोग वहां शामिल हैं। आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।